तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसला का दिन, जिसमें तहत हम लगातार सुबह से आपको अपडेट कर रहे हैं जनता के द्वारा दो राज्यों के संदर्भ में लिए गए फैसले को लेकर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा। एग्जिट पोल धराशायी है हरियाणा के संदर्भ में, सटीक है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है, रुझान ये बता रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी न केवल तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, बल्कि एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, ये रुझान बता रहे हैं। एग्जिट पोल हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में तो फेल हो रहा है, पर तीसरी ताकत के संदर्भ में एकदम सटीक बैठ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीट जीतने वाली जननायक जनता पार्टी, कुल वोट का प्रतिशत 15 लेने वाली जननायक जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 1% वोट के लिए भी तरस रही है और 1 सीट के लिए भी तरस रही है। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने पिछली बार कुल जमा 2.5% वोट हासिल किया था, वो इस बार वोटों की दृष्टि से तो सुधार कर रही है, पर सीट की दृष्टि से वो 1 सीट पर ही दिखाई दे रही है। और खराब बात उसके लिए यह है कि इनेलो का पोस्टर बॉय कहिए, पोस्टर फेस कहिए, अभय सिंह चौटाला अपने परंपरागत विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद से चुनाव हारने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। संतोष उन्हें केवल इस बात का हो सकता है कि उनके बेटे अर्जुन चौटाला जीवन में पहला चुनाव जीतने की दिशा में काफी ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ गए। और यह अलग बात है कि यह जीत उन्हें अपने दादाजी के खिलाफ ही हासिल हो रही है। रणजीत चौटाला रानिया से प्रत्याशी और अभी तक विधायक थे, वो रणजीत चौटाला अपने पोते के हाथों शिकस्त खाने की ओर काफी आगे बढ़ गए हैं। इन हालात के बीच में जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, अभी भी अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता है, भले ही दोपहर के 12 बज गए हैं। उसकी वजह यह कि कई सीटों पर बड़ा नजदीकी अंतर है। दूसरा भी वोटों की गिनती के राउंड की अगर बात करें तो कई जगह पे 5-6 राउंड की गिनती ही हुई है और कई 10 राउंड की, जबकि एवरेज जो गिनती होनी है वो 16 से 20 राउंड के बीच में होनी है। तो अभी बहुत कुछ होना संभव है। इन सब के बीच में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया अब तक के रुझानों को लेकर। देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि जो हम जम्मू कश्मीर में होना चाहते थे, देख रहे थे, वो हरियाणा में हो गया। तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा और हरियाणा में ऐसा होगा। दूसरी प्रतिक्रिया ये कि एग्जिट पोल ने फिर धोखा दिया। 2024 के जून के बाद अक्टूबर में फिर धोखा दे दिया। तीसरा ये कि आप अभी कह रहे थे कि भिवानी में बंसीलाल चौधरी का परिवार के आने से क्या फायदा हुआ बीजेपी को, तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को ये हुआ कि आधी कांग्रेस उसमें शामिल हो गई है। तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। तो कांग्रेस गर्व से कह सकती है कि बंसीलाल चौधरी का जो परिवार दल बदल करके वहां गया था, वो फिर किसी मौके पर वापस कांग्रेस में आ जाएगा। चौथी प्रतिक्रिया ये है द्विवेदी जी कि इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि जितने ये जो दल हैं जो बरसों से भारत की राजनीति, हरियाणा की राजनीति में दीमक की तरह चिपके हुए थे, ये उनका सफाया हो गया है। जिनका सफाया होने वाला था दूसरे तरीके से, वो कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए, और जो नहीं हुए किसी दल में, वो निर्दलीय लड़े, उनका सफाया हो गया। आपने बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, आपके छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र जी थे शायद, उनसे पूछ रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में। वीरेंद्र चौहान जी थे और हरियाणा के ही प्रवक्ता हैं श्रवण जी वो। अच्छा,
तो वो हरियाणा के प्रमुख, तो वो आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस काम के लिए खड़ी थी वो हो गया पूरा। जी उसने गुजरात को हरियाणा में भी दोहरा दिया। जी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अगर आप किसी अगली चर्चा में हम लोगों को ये बताएं कि उन 50 सीटों में और 35 सीटों में 14 सीटों का जो फर्क है, अगर ये आखिर तक कायम रहता है तो जो फर्क है बीजेपी की और कांग्रेस के बीच की 14 सीटें, उसका अगर आप ये फर्क बता दें कि इसमें दूसरे दलों के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में राहुल ने कहा था कि ये सब दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं, उनको कितने प्रतिशत वोट मिला, कितने वोट मिले। जैसे आपने बताया कि जननायक जनता पार्टी को पिछली बार 15% वोट मिला था, तो आप कह रहे हैं इस बार 1% के करीब आप बता रहे हैं। वैसे आईएनएलडी को आप कह रहे हैं कि 2.5% पिछली बार वोट मिला था, और आपने कहा कि वोट के प्रतिशत के मान से आईएनएलडी को ठीक रही है पर सीट नहीं मिल रही है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी महान पार्टियां हैं भारतीय लोकतंत्र की, आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के बेटे हैं वो, आईएनएलडी है वो, और जननायक जनता पार्टी है 3 वो, बसपा है वो 4, आजाद पार्टी है 5, और भी बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उनका जो टोटल है वोट का, ये जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डिफरेंस वाली, उसमें कितना वोट है? क्योंकि गुजरात के आंकड़े मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरवाने के लिए या वोट शेयर, इतना बड़ा वोट शेयर 12-13% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लिया, पर उसकी सीटें 5 ही मिली, पर कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो आपको अपने अगले किसी पैनल में आम आदमी पार्टी की तारीफ करना चाहिए आपको किसी डिबेट में, कि आम आदमी पार्टी बहुत सफल होकर उभरी है। अच्छा शॉर्ट जी, एक बात बताइए, आपके इस आकलन के संदर्भ में ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाने के एवज में ही अरविंद केजरीवाल के हिस्से में तिहाड़ जेल आई, या कुछ और आप सोचते हैं? अरे नहीं, तिहाड़ जेल का गणित छोड़ दीजिए। उनको जैसे राम रहीम को कैसे छोड़ा गया वैसे उनको छोड़ा गया, इसलिए आप चिंता मत करिए। ये अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ते, जैसा वो इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे, तो उनको अगर वो हरियाणा में मिलके लड़ते कांग्रेस के साथ, जैसा उन्होंने लोकसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ा था, तो बात अलग होती। पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो हरियाणा का अलग है, क्योंकि कांग्रेस को हराने के लिए पूरी की पूरी सेना लगी हुई थी। दूसरा एक जो मेरी त्वरित टिप्पणी है हिमांशु जी, वो ये है कि मैं हरियाणा में जो जीत मानता हूँ वो बीजेपी की जीत नहीं मानता हूँ, आरएसएस की जीत मानता हूँ। मैं इसमें मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये आरएसएस ने अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर बताई है कि अगर आरएसएस काम करती है तो किस तरह से करती है और बीजेपी करती है तो किस तरह से करती है। तो आप पाएंगे कि जैसे जिस तरह से हरियाणा में चीजें हो रही थी पिछले, मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि हरियाणा का पहला परिणाम तो आ गया था। अब हमारे पास जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर से भी पहला परिणाम आया है। क्या परिणाम है दिशा? जम्मू कश्मीर से पहला परिणाम सामने आया है। बसोली विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार है चौधरी लाल सिंह, वो हार चुके हैं।
यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट कांग्रेस को सौंपी थी और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह हार चुके हैं। और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं दर्शन कुमार, वो करीब 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो भले ही ये जो पहला परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उनके रुझान आपको बता दें, जिनके भी परिणाम नहीं आए हैं सामने, वहां से नेशनल कांग्रेस माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये जो गठबंधन है यही बढ़त बनाए हुए करीब 50 से 51 सीटें। ये बदल रहा है आंकड़ा क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है, तो यानी कि कुल मिलाकर 50 से 51 सीटें ये गठबंधन के खाते में ही आती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 28 से 27 सीटें। लेकिन पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस प्रत्याशी की यहां से हार, बसोली विधानसभा सीट। अच्छा, एक बार बताओ दिशा, अमूमन जब परिणाम बताया जाता है कौन जीता इसके विषय में बताया जाता है, आपकी दिलचस्पी हार बताने में रही, कोई खास वजह? मेरी दिलचस्पी हार बताने में इसीलिए रही क्योंकि जो बाकी विधानसभा सीटें हैं वहां पर इस गठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यहां पर इनकी बढ़त है, लेकिन ये सीट जिस पर पहला परिणाम आया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और गठबंधन की हार हुई है, इसीलिए मेरा फोकस हार पर था। अब एक बड़ा अद्भुत संयोग है, हरियाणा में कांग्रेस पीछे चल रही है, पर पहला परिणाम जो जीत के संदर्भ में आया वो कांग्रेस के पक्ष में गया, और जम्मू कश्मीर में भाजपा पीछे चल रही है, पर पहला परिणाम जो आया है वो भाजपा की जीत के संदर्भ में आया है। अब भारतीय परंपरा में तो ये कहा जाता है कि जो पहला कदम होता है वो बड़ा शुभ कदम होता है। श्रवण जी का क्या मानना है? बड़ा विरोधाभास है इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो ये जो हो रहा है, ये हो सकता है कि ये हरियाणा के संदर्भ में भी वैसा हो जाए जैसा ये बता रही हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में, कि ये परिणाम उलट जाए। देखिए, परिणाम उलटने और पक्ष का नहीं है मामला हिमांशु जी, ये मामला ये है कि इस समय जो नेशनल पॉलिटिक्स है और पूरा का पूरा बीजेपी का जिस तरह का मोराल था जून 4 के परिणामों के बाद, उसमें एक जीत की बहुत जरूरत थी बीजेपी को, और वो 4 जून के तत्काल बाद अगर वो जीत मिलती है हरियाणा में तो उसके बड़े मायने हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि ये जो हम कई तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं बीजेपी में और संघ के बीच में और मोदी जी और संघ के बीच में, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है ये बीजेपी में एक नए किस्म के संवाद को या नई तरह के समीकरणों को पैदा करेगा। कांग्रेस में इसका कोई बहुत असर, मतलब मैंने एक जगह कहा था कि मैं अगर हरियाणा में कांग्रेस हारती है तो मैं उसको राहुल की हार नहीं मानूंगा, पर मैंने कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो मैं उसको बीजेपी और संघ दोनों की हार मानूंगा। तो यहाँ जो हुआ है पूरा का पूरा, मोदी जी को मैं माइनस करके इसलिए चल रहा हूँ कि हरियाणा में पूरा जो चुनाव था वो एक अलग किस्म से लड़ा गया था। मोदी जी की जो एंट्री थी बहुत ही गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर थी हरियाणा में, उन्होंने उस तरह से कोई कैंपेन किया भी नहीं जैसा वो उनके बारे में अगर देखें कर्नाटक में या तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने काम किया था। अब हम देखेंगे इस चीज को कि ये हरियाणा के बाद मोदी जी का जो प्रेशर है प्रचार का और अमित शाह जी का जो प्रचार का प्रेशर है, ये लोग महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ा लेंगे। यानी पूरा का पूरा जो एग्रेशन है बीजेपी और संघ का अब आपको महाराष्ट्र में नजर आएगा। तो महाराष्ट्र में जो हम एक चीज कह रहे थे कि पूरा का पूरा चुनाव महाराष्ट्र का एक तरफा दिख रहा है और महायुति खत्म होती दिख रही है, तो अब आप पाएंगे कि जो हरियाणा का असर है ये झारखंड में भी नजर आएगा और आपको महाराष्ट्र में भी नजर आएगा। इसीलिए हमने देखा कि हरियाणा से पहली फुर्सत में राहुल गांधी निकल गए और महाराष्ट्र पहुंच गए। इसका जो कारण है, बुनियादी कारण वो ये है कि ये जो चुनाव है, 4 चुनाव जो हैं और दिल्ली का भी चुनाव जो शामिल है, ये काफी भारत की आने वाले दिनों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं उस लिहाज से मानता हूं कि
हरियाणा का जो चुनाव है बहुत बहुत अच्छा ये हुआ जो आपने कहा, अपनी डिबेट में कहा, अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि बिना बैसाखियों के, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, बिना बैसाखियों के ये सरकार बन रही है। तो मैं ये सब मानता हूं कि आप ये मोदी जी के लिए कह रहे थे कि देखिए आपको तो बैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी, पर हरियाणा में खट्टर साहब ने और सैनी ने और इन तमाम लोगों ने बिना बैसाखियों के बना ली। तो आप ये हरियाणा के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि भाई देखिए जो काम केंद्र नहीं कर सका वो हरियाणा ने कर दिखाया। इस लिहाज से हरियाणा के रिजल्ट कई मानों में महत्वपूर्ण है। अब इसमें जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला टाइप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रणबीर चौटाला जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि मैं मतदाताओं से पूछूंगा कि किसको समर्थन देना है, वो ये मान के चल रहे थे कि वो जीतने वाले हैं, मतलब उनकी जीत होने वाली। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं जो राजनीति को चला रहे थे हरियाणा की, वो मेरे ख्याल से एक लंबे समय के लिए गायब हो गए हैं। अब इनको ये क्या करते हैं, कौन सी डिसरप्शन की पॉलिटिक्स चलाते हैं या ये कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हरियाणा में चलाते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर मैं और दूसरा ये कि जो वर्डिक्ट आया है जम्मू कश्मीर का वो बहुत ही अच्छा है। इस लिहाज से अच्छा है कि वहां पहली बार 10 सालों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। अब वो देखते हैं कितनी स्टेबल होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जो 5 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार है, वो 5 लोग अगर वो नॉमिनेट करते हैं उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत को बहुमत रहता है, तो हम मानेंगे कि वहां भी विपक्ष की सरकार बन रही है। पर अगर वहां पर 5 लोगों के नॉमिनेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है और बीजेपी की बन जाती है, तो फिर हम वहां के जम्मू कश्मीर उसके कोई आसार है नहीं अभी बीजेपी की सरकार बनने के, क्योंकि जो रुझान है उसमें 48 से 50 सीटों पर आगे चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती का स्पष्ट ऐलान आ चुका है कि हम इस गठबंधन को समर्थन करेंगे। वो पीडीपी भी 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो वो आंकड़ा 56 के करीब पहुंच जाता है, और 5 मनोनीत के साथ में भी स्पष्ट बहुमत के लिए कुल 48 सीटों की जरूरत जम्मू कश्मीर में है। तो एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट जनादेश ना भी मिला तो भी इंडिया गठबंधन स्पष्ट तौर पर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर के हालात है। पर महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे पास कुछ बड़े रुझान है इस समय में। मैं श्रवण जी से बातचीत के सिलसिले को जारी रखूंगा, पर बड़ा रुझान यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान शायद सबसे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ गए हैं। मामन खान इस समय फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से 74,000 ना नायब सैनी, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ना कोई और बड़ा नेता इसके आसपास भी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी जीत अगर आ रही है तो मेवात इलाके में कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। अब इस जीत को आप हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, क्योंकि मेवात इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी एक तरफा जीत नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अहिरवाल बेल्ट के संदर्भ में एक बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। राव इंद्रजीत का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, और वो बड़ा चौंकाने वाली है। एक सीट है अटेली, जो राव इंद्रजीत अहिरवाल बेल्ट के ठेकेदार माने जाते हैं। माना जाता है वही तय करते हैं कौन कहां जीतेगा, कौन कहां से लड़ेगा, और जनता उनके अनुसार फैसला लेती है। उन्होंने वहां के सारे टिकटों में अपनी दखलंदाजी की, उनके निशाने ठीक बैठ रहे हैं। चिरंजीव राव तक चुनाव हारते हुए दिख रहे रेवाड़ी में, पर उन्हीं राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से चुनाव हार रही हैं। अटेली में भाजपा पीछे चल रही है। और दूसरी सीट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पहचान रहे रामविलास शर्मा चुनाव लड़ा करते थे। रामविलास शर्मा इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, पर पार्टी नेतृत्व ने रामविलास शर्मा को आखिरी मौके पर घर बिठाने का फैसला किया, और रुझान बता रहे हैं कि जनता ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को घर बिठाने का फैसला किया। तो ये कुल मिला के अहिरवाल क्षेत्र का हालात है।
श्रवण गर्ग जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्पष्ट जनादेश तो लेते हुए दिख रही है, पर मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे इस समय मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे, एक, और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि परिणाम या वोटिंग से पहले ही कांग्रेस अपनी पुरातन आदतों के अनुसार ही हरियाणा में भी आपस में लड़ भिड़ गई? पूरे देश में सुर्खियां बनी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टकराव। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान अपने नेताओं के सम्मान की चिंता कम, कुमारी सैलजा के सम्मान की चिंता करते हुए ज्यादा दिखी। क्या ये रुझान भाजपा की इस चिंता के चलते भी आ रहे हैं जो उसने कांग्रेस की इस बड़ी नेता के संदर्भ में सार्वजनिक व्यक्त किए थे? श्रवण जी की टिप्पणी इन चिंताओं को लेकर। मैं आपकी चारों चीजों का जवाब देता हूँ। एक तो मेवात का इलाका का जिक्र किया आपने। आप इसमें कांग्रेस की जीत को इतना इसलिए इम्पोर्टेंट मानिए वहां कांग्रेस के कैंडिडेट की, कि बीजेपी ने, अगर आप पूरे देश का नक्शा देखें विधानसभाओं में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बीजेपी ने कहीं मुस्लिम कैंडिडेट खड़े नहीं किए कभी। मतलब उत्तर प्रदेश का भी आप विधानसभा देख लें, लोकसभा का देख लें, बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स के प्रति एक तरह का जो पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स, उसको फॉलो किया। पर मेवात के इलाके में 2 सीटें बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स जो काफी अनुभवी थे उनको टिकट दिए। तो ये जो जीत है, मतलब वहां अगर कोई हिंदू कैंडिडेट या मेजोरिटी कम्युनिटी का कैंडिडेट हारता मेवात के इलाके की 2 सीटों पर, तो हम ये मानकर चलते कि वहां कोई ये तो होना ही था। पर ये जो जीत हुई है मेवात के इलाके की, ये बहुत इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पोलराइजेशन है वो काफी परफेक्ट है। और वो पोलराइजेशन जो आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी दिखा और आपको पूरे भारत में दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माइनॉरिटी की जो नाराजगी है वो पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड है, चाहे मेजॉरिटी का वोट बटा हुआ। दूसरी चीज ये कि ये जो आपने राव इंद्रजीत सिंह की बात कही, तो अटेली में राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया वहां पर, मतलब अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, पर अटेली का जो मुझे खबर थी कि उन्होंने श्रुति के लिए काफी मेहनत की, और अगर वहां वो हारती हैं तो उसके कई इंटरप्रिटेशंस होंगे कि ये जो वहां साउथ हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी के लोगों की, ये अपने खुद के कारण हुई है, अपने कैंडिडेचर के कारण हुई है। उसमें राव इंद्रजीत सिंह का बहुत ज्यादा दखल, या मतलब उन्होंने कैंडिडेट्स को एंडोर्स जरूर किया हो, पर उनको जिताने में उनकी क्या भूमिका रही, ये बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाए। तीसरा जो मंत्रिमंडल का है, अगर आप तमाम नतीजे उठाकर देखें, जो कर्नाटक के भी आप पूरे के पूरे नतीजे उठाकर देखें, अगर आप गुजरात के भी नतीजे उठाकर देखें, अगर आप लोकसभा के भी नतीजे उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सबसे पहला शिकार जो होता है वो एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल होता है। तो जो आप कह रहे हैं या हम सब कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार आई है सत्ता में, तो उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है जिसको आपको मानना पड़ेगा, वो ये फैक्टर है कि जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और उस एंटी इनकम्बेंसी को मोदी जी ने लास्ट मिनट पर इसलिए थोड़ा सा डाइल्यूट किया कि उन्होंने खट्टर साहब को हटाकर सैनी को वहां कर दिया, और जाट वोटों का जो पूरा का पूरा डिवीजन कर दिया, मतलब गैर जाटों को वोट्स को कंसोलिडेट कर दिया और जाट वोटों को डिवाइड कर दिया, और जो दलित वोट था उसको भी डिवाइड कर दिया। जो आपने देखा कि तंवर आ गए लास्ट मिनट पर, यहाँ पर कांग्रेस में आ गए, मतलब दिन में एक जगह वो बीजेपी की सभा को एड्रेस कर रहे हैं, उसके तत्काल बाद वो कांग्रेस में आ गए। इसका जो फायदा कांग्रेस को मिलना था वो नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं मिला। मतलब अगर तंवर नहीं आते तो कांग्रेस को शायद ज्यादा फायदा मिलता,
ये जो किया उन्होंने तंवर ने, उसके कारण मुझे लगता है कि जो दलित वोट था 20% वोट है हरियाणा। तीसरा जो चौथा पॉइंट आपका है हरियाणा का, जो आपस में लड़ने वालों का, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जो कांग्रेस की हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो हुड्डा और शैलजा, और उनके कारण कांग्रेस हारी है। ये जितनी सीटें मिली हैं ये पूरी की पूरी सीटें राहुल गांधी के कारण और प्रियंका गांधी के कारण मिली है, क्योंकि ये कुमारी शैलजा ने जिस तरह से अपने पूरे कंडक्ट को जारी रखा लास्ट मिनट तक, वो कैंपेन में नहीं आई। वो 26 सितंबर को कैंपेन में तब आई जब राहुल गांधी आए, और आपने देखा कि करनाल में जब सभा हुई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के साथ मंच पर हुड्डा भी थे और कुमारी शैलजा भी थी। पर जब हिसार में जब राहुल गांधी की सभा हुई तो उस सभा से शैलजा गायब थी, केवल हुड्डा बैठे हुए थे। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कांग्रेस को हराया वो वाला मामला है। और जिस तरह से हुड्डा ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि हराया, पर जो ट्रेंड है और आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि मतलब अगर ये कहें कि लास्ट मिनट पर 16 राउंड होते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से कह रहा हूं। इस समय जो स्थिति है उसके संदर्भ में श्रवण जी ने हमारे साथ विस्तार से बात की। श्रवण जी, इस आकलन के साथ में कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के टकराव ने कांग्रेस की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जो सीटें आ रही हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत का नतीजा है। ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के जनादेश में तब्दील हो सकता था अगर कांग्रेस ने अपने अंतर्द्वंद से उबार लिया होता। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का द्वंद जमीन पर दिखाई दिया, उसने कहीं ना कहीं इस चुनाव को मुश्किल बना दिया। रुझानों के संदर्भ में अभी भी श्रवण जी को लगता है कि हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए अंतिम आकलन के संदर्भ में। तो श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मौका है इस समय पर लेटेस्ट अपडेट का। लेटेस्ट अपडेट जो इस समय पर है, कई जगह पर राउंड काफी हो चुके हैं, 10 राउंड, 12 राउंड, 20 राउंड। इस बार इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। कुल जमा जब दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, 4 सीटें ही ऐसी रह गई हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। उनमें से 2 सीटों के संदर्भ में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आप मानकर चलिए ये दोनों सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा ही जीती जाएगी। पहली सीट है गन्नौर, जहां से पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र कादियान, जिनके संदर्भ हम बार बार जिक्र करते हैं कि आपको पहचान का संकट ना हो, दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की यात्रा करना जिनको पसंद है, उन्हें जीटी रोड पर मन्नत 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 दिखाई देता होगा। उस मन्नत के मालिक हैं देवेंद्र कादियान, बड़े आदमी हैं। उन देवेंद्र कादियान को ठीक ठाक अंतर से जीत मिलने जा रही है, और ये जीत इसलिए बड़ी मायने रखती है क्योंकि उनका मुकाबला कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के मुकाबले देवेंद्र कादियान निर्दलीय मैदान में उतरे, और इस समय वो 18,000 वोटों के से भी ज्यादा अंतर से आगे चल रहे हैं। तो देवेंद्र कादियान इस विधानसभा में बतौर विधायक दिखाई देंगे, इसमें संदेह नहीं है। दूसरा नाम बहादुरगढ़ से राजेश जून का है, वह भी 10,000 वोटों के अंतर को पार कर चुके हैं निर्दलीय हैसियत में। तो कुल मिलाकर जून साहब का भी विधानसभा में पहुंचना सुनिश्चित है। तीसरा नाम जो इस विधानसभा में निर्दलीय तौर पर हर हाल दिखाई देगा, वो नाम अब हिसार से सावित्री जिंदल का है। सावित्री जिंदल ने जनता के दबाव में निर्दलीय प्रत्याशी बनने का फैसला किया था। प्रारंभ में सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरना चाहता। खबरें भी आई थी कि भारतीय जनता पार्टी सावित्री जिंदल को टिकट देने पर सहमत है, लेकिन बाद में नायब सैनी और उससे पहले मनोहरलाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे कमल गुप्ता के प्रभाव ने उनकी कोशिशों को नाकाम किया। कमल गुप्ता एक बार फिर टिकट पाने में सफल रहे। टिकट भले ही पा गए पार्टी के स्तर पर जनता के स्तर पर वोट नहीं मिल रहे हैं। कमल गुप्ता चुनाव हारने की दिशा में निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। सावित्री जिंदल वो तीसरा नाम रहेगा जो निर्दलीय तौर पर मैदान में दिखेगा। चौथा जो व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बढ़त बनाए हुए वो कठिन मुकाबले में है। उनका नाम चित्रा सरवारा है। चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से प्रत्याशी निर्दलीय रूप में है। कांग्रेस
ने उनको आखिरी मौके पर टिकट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पड़ोस सीट पर उनके पिताजी को टिकट दे दिया। नाम उनका निर्मल सिंह है। निर्मल सिंह भी बढ़त बनाए हुए हैं। चित्रा सरवारा अनिल विज के मुकाबले लगातार आगे हैं, पर वो आगे जो है ना वो 3 अंकों में है। मतलब कुल जमा अभी 550 वोटों से चित्रा सरवारा आगे है। तो चित्रा सरवारा अभी भगवान भरोसे हैं। भगवान की कृपा उन पर कैसी जाती है इस पर निर्भर करता है। हाल फिलहाल चित्रा सरवारा आगे हैं, पर आगे ही रहेगी ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ये हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय 48 सीटों पर स्पष्ट तौर पर आगे है और कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर आगे है। ये आंकड़ा कभी 49, कभी 35 ऐसे बदलता रह रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल अपने पुराने प्रदर्शन को ही सीट की शक्ल में दोहराएगी। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला अब पूर्व विधायक ही रहेंगे, क्योंकि उनके मुकाबले भरत बेनीवाल काफी आगे हैं। पर अभय चौटाला इस बात का संतोष करेंगे कि उनके बेटे अर्जुन चौटाला विधायक बनने जा रहे हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन चौटाला ठीक ठाक बढ़त लिए हुए, तकरीबन 8000 वोटों का अंतर उनका आ गया है। तो कुल मिलाकर ये विधानसभा भी चौटाला विहीन नहीं रहेगी। एक चौटाला सरनेम लिखा हुआ शख्स तो विधानसभा में इस बार भी दिख जाएगा। देवीलाल जी के संदर्भ में हरियाणा की यही श्रद्धांजलि मान लीजिए। 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम के पीछे चौटाला लिखा हुआ है। 8 में से केवल 1 जनता के स्तर पर समर्थन पा रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन जो इस चुनाव में होने जा रहा है वो जननायक जनता पार्टी का है। दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला का है। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबवाली से। एक ठीक ठाक शर्मनाक पराजय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ जानकारी भी हमारे साथ में है। रितेश मेरे साथ में है। रितेश जी से समझते हैं और फिर वरुण गोयल से बात करते हैं। जी रितेश जी। सर, ये बांगड़ बेल्ट की कुछ हॉट सीटें हैं जहाँ के तकरीबन एक ही जैसी स्थिति काफी देर से नजर आ रही है। तो शाम में श्रुति चौधरी लगातार आगे हैं। 9वें राउंड के बाद उनका जो लीड मार्जिन है 8665 वोट है। लोहारू में कांग्रेस के राजवीर फरटिया जो अभी आगे निकले हैं उनका मार्जिन 1672 वोट है 8th राउंड के बाद। उधर आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई 7वें राउंड के बाद 4100 वोट से आगे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल की लगातार लीड बरकरार है। सिरसा में गोकुल सेतिया 1457 वोट से आगे हैं। 8 राउंड यहां भी पूरे हो गए। रानिया में 9 राउंड हो गए पूरे और यहां पर लीड मार्जिन जो है वो 6507 पहुंच गया है अर्जुन चौटाला का। एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल एक बड़ी लीड लेते नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला के मुकाबले 9 राउंड के बाद उनकी लीड 10,000 वोट को पार कर गई है। यानी इस पूरी बेल्ट में, बांगड़ बेल्ट में कई ऐसी हॉट सीट है जहां बहुत बड़ा परिवर्तन 2019 के मुकाबले नजर आ रहा है उम्मीदवारों को लेकर। तो कुल मिला के बड़े स्तर पर अब रुझान अंतिम स्वरूप रह रहे हैं। वरुण जी के पास में भी कुछ अपडेट? वो जो जानकारी थी भरत बेनीवाल वाली, वो कम से कम उनको तसल्ली होगी। वो 3 चुनाव हारे हैं, 2 बार अभय चौटाला से, 1 बार ओम प्रकाश चौटाला से, और अंततः वो किला भेदने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जानकारी ये है। मामन खान, क्योंकि उनको लेकर इतना हंगामा हुआ था, जो नू के दंगे में उनका नाम आया था, FIR की गई थी, उनकी लीड बढ़कर 83,000 हो गई है। विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी लीड से जीत हरियाणा के इतिहास में इससे पहले याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीड 52,000 की हो गई है। एक सीट जो बार बार 49, 50, 48 हो रहा है वो थानेसर है। हर राउंड के साथ वहां पर सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बीच में नेक टू नेक फाइट है। 400 वोट, 800 वोट, 1000 वोट, इस तरह का एक आंकड़ा चल रहा है। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि बीजेपी के 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी लीड 10,000 से लेकर के 27,000 के बीच की हो चुकी है। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर अब 25 हो चुकी है। तो बीजेपी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ रही है। तो बीजेपी एक बेहतर स्थिति में आती जा रही है। 10 बजे से जो रुझान आए हैं उन रुझानों में अब कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि थोड़ा रुकिए, अभी ये ट्रेंड फिर बदल जाएगा, पर अब बदलाव के बहुत आसार नहीं दिख रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बढ़त के हालात बन नहीं रहे हैं। एक की और घड़ी का कांटा जा रहा है और लगातार आंकड़ा कहीं ठहर गया है। 34, 35, 36, 48, 49, 50 कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, कुल मिलाकर इतने का ही मामला है। अन्य दलों के संदर्भ में कोई स्थिति नहीं बन रही है। हम लगातार बात कर रहे थे जब इस विश्लेषण के संदर्भ में, तो जननायक जनता पार्टी को लेकर बात कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को बात कर रहे थे। लेकिन एक चुनाव के परिणाम के आधार पर क्या किसी व्यक्ति या पार्टी के
पराभव का ऐलान किया जा सकता है, ये भी सवाल है। चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला की तासीर में राख से उठ खड़ा होना रहा है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जुगलबंदी ने 2019 के चुनाव में जैसा चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, क्या 2024 के बाद 2029 में ये वापस उठ खड़े होंगे? ये भी हरियाणा की सियासत में एक दिलचस्पी का विषय रहेगा। जो उम्र उनके पास में है, क्या इस चुनाव के परिणाम के सबक उन्हें नए सिरे से नए तरीके की राजनीति करते हुए हरियाणा में हमें देखने का अवसर प्रदान करेंगे? ये भी सवाल रहेगा। लेकिन आज की तारीख की जहां तक बात करें तो नायब सैनी के संदर्भ में जिस प्रकार से ये रुझान आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। मनोहर लाल खट्टर 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 2019 में चुनाव के लिए गए तो नारा भले ही अब की बार 75 पार कर था, पर सीटें 40 आई। नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए महज 56 दिन का समय मिला, लेकिन नायब सैनी पूरे समय इस आत्मविश्वास के साथ में रहे कि 56 दिन में मैंने ऐसा काम किया है कि मुझे जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का अवसर उपलब्ध कराएगी। और इसलिए उपलब्ध कराएगी क्योंकि पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि जीते तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर नायब सैनी का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। पर हम साथ में जम्मू कश्मीर पर भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ और परिणाम आए हैं, उसके संदर्भ में चलते हैं दिशा के पास। क्या कुछ जानकारी आपके पास में? जम्मू कश्मीर की अब टोटल 6 विधानसभा सीटों पर परिणाम सामने आ गए हैं। इससे पहले आपको हमने बसौली विधानसभा सीट पर परिणाम बताया था और अब देखिए लाल चौक विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी एहसान परदेशी चुनाव जीत चुके हैं। फिर बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस हब्बा कदल विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है, मतलब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जम्मू वेस्ट सीट से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जम्मू वेस्ट सीट से भाजपा कैंडिडेट अरविंद गुप्ता ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 21,360 वोटों से हराया है, तो बड़ा मार्जिन है। ईदगाह सीट की बात करें तो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल चुनाव जीत चुके हैं और अनंतनाग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सैयद चुनाव जीत चुके हैं। और इससे पहले सबसे पहले जो अपडेट दिया था, पहला परिणाम जो सामने आया था वो बसौली विधानसभा सीट पर आया था। यानी कि 6 सीटें कुल मिलाकर, और इन 6 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन को जीत हासिल हुई है और 2 सीटें ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और बाकी सीटों पर रुझान आपको लगातार दिखाई रहे हैं, जो बदल भी रहे हैं क्योंकि काउंटिंग जारी है। तो कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में स्पष्टता आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत रहेगी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के संदर्भ में जो तस्वीर है वो कई स्थानों पर बड़ी अजीब सी हो रही है। अंबाला के संदर्भ में कमाल की दृश्य है। अंबाला में बाप बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। चित्रा सरवारा चुनाव लड़ रही है अंबाला कैंट से और अंबाला शहर से निर्मल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। निर्मल सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चित्रा सरवारा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक का मुकाबला अनिल विज से है, दूसरे का मुकाबला असीम गोयल से है। इस समय दोनों ही यानी पिता और पुत्री आगे तो हैं पर आनंद मनाने की स्थिति में नहीं है। दोनों की सांसें मानो थम सी गई हैं, दोनों ही समान अंतर के साथ में हैं। चित्रा सरवारा की जीत के संदर्भ में अभी जो अंतर है वो अनिल विज के मुकाबले 550 वोट से आगे है। और क्या कमाल है, निर्मल जी जो लंबे समय से 2500-3000 से आगे चल रहे थे, इस समय 625 वोटों से आगे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी रह गई है। और इन सब के बीच में एक और कांग्रेस के लिए बड़ी खबर वो यह है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये कांग्रेस का पता नहीं, पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान होडल से चुनाव जीत गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। होडल से उदय भान पीछे हो गए 45 वोट। माफी चाहूंगा उदय भान जी के संदर्भ में, जिस तरीके से हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी आए थे तो ऐसा लगा कि वो उनकी जीत की खबर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया 45 वोट से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पीछे हो गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान होडल विधानसभा क्षेत्र से 45 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
कुल मिला के कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता या नेता हमसे ये कह रहे थे, थोड़ा रुकिए, हालात बदलेंगे, हम सरकार बनाएंगे। पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, कांग्रेस के लिए खबरें खराब आ रही हैं। अब कितनी खराब खबर है? जिस कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, सरकार बनाना तो दूर है, अब उसके प्रदेशाध्यक्ष को जीतने के लाले पड़ गए हैं। कुल जमा जो हरियाणा में चुनाव के दौरान अब इस बात की समीक्षा का दौर शुरू होने वाला है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय पाहन के पास फ्री हैंड रहा, क्या उसने कांग्रेस की तयशुदा सरकार को बनने से पहले ही निपटा दिया? क्योंकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपनी शुद्धता, अपनी उपेक्षा को नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने लगातार अपने आचार व्यवहार से जाहिर किया कि हमारे साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। ताराचंद बावरिया, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गठजोड़ कहीं ना कहीं हमारे को खारिज करने की दिशा में काम किया है। क्या इन नेताओं की नाराजगी, इन नेताओं की उपेक्षा ने भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान किया है? सवाल है। इस सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जिसके तहत अब खबरें रफ्तार से बढ़ रही हैं। कहीं जाएगा नहीं, हम गए।